निकोलस तलेब अपनी किताब एंटी फ्रेजाइल में बताते हैं कि ह्यूमन थिंकिंग के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो चीज़ों को बाइनरी में देखता है। उसके लिए या तो चीज़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं या बहुत वीक होती हैं। स्ट्रांग वो चीज़ें होती हैं जो हर मार झेल जाती है, हर मौसम की मार, कभी टूटती नहीं, बिखरती नहीं है, बहुत स्ट्रांग होती हैं। या फिर वीक कि भाई एक झटका लगा और ख़त्म, कोलैप्स कर जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। लेकिन तलेब कहता है कि एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो टूटने पर बिखरता नहीं है बल्कि और स्ट्रांग हो जाता है, जिसको वो कहते हैं एंटी फ्रेजाइल। आप ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लीजिए। जब वो जिम में जाते हैं, लोग अपनी बॉडी को तोड़ रहे होते हैं, एक तरीके से मसल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। अब वो चीज़ें टूटती हैं और क्या करती हैं, और स्ट्रांग बन जाती है, मसल्स और स्ट्रांग बन जाते हैं। यह है एंटी फ्रेजाइल का एक एग्जाम्पल। तलेब शिकायत करते हैं इस किताब के अंदर कि हमारी लाइफ को देखिए एक बार यार, हमने लाइफ को कैसा बना लिया है। हम कितने कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, हम प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम प्रेडिक्शन के अंदर जीना चाहते हैं कि ये होगा ही होगा, बस नहीं हुआ तो हम एंग्जियस हो जाते हैं। हमने अपने सिस्टम्स को ऐसा बना लिया है, हर सिस्टम की वो बात करते हैं, सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मार्केट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। ये सारे सिस्टम्स ही हैं। इन सिस्टम्स के अंदर काम ऐसे होने लग गया है, इतना ऑप्टिमाइजेशन हो गया है, इतनी प्लानिंग होने लग गई है, सब कुछ कंट्रोल करने की गंदी आदत लग गई है कि फ्रेजाइल हो गए हैं सिस्टम्स। और जो सिस्टम फ्रेजाइल हो जाते हैं वो छोटे से ब्लो में ही कोलैप्स कर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब सोच के देखिए, एक पेरेंट जो अपने बच्चे को बाहर नहीं खेलने देते, कहते हैं बेटा नहीं बाहर नहीं जाना, ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। बच्चे को चोट लग गई तो क्या होगा भाई, बाहर जाके लड़बड़ आया तो क्या होगा, तो बच्चे को घर में रखते हैं। बड़ा होता है बच्चा, इम्यूनिटी वीक, थोड़ी सी बीमारी हुई, कोल्ड हुआ, भाई बॉडी झेल नहीं पाती। यह है एक एग्जाम्पल कि कैसे हमने कंफर्टेबल लाइफ बनाकर, कैसे हमने ओवर प्लानिंग करके, ओवर प्रोटेक्ट करके सिस्टम्स को ख़राब कर दिया है, फ्रेजाइल बना दिया है। अब हमें एक एंटी फ्रेजाइल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, तभी हम लाइफ की रैंडमनेस से लड़ सकते हैं। तलेब इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कैंडल और आग का। वो कहते हैं हवा आती है तो कैंडल बुझ जाती है और आग जो है भड़क जाती है। अब यहाँ पे हवा की बात नहीं हो रही है कि हवा कैसी है, यहाँ पे देखना पड़ेगा सिस्टम का नेचर कैसा है, कैंडल कैसी है और आग कैसी। हवा यहाँ पे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई क्रिटिसिज्म हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपने कभी सोची ना हो। और कैंडल जो है या आग जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, वो सिस्टम के नेचर को दिखाता है। मान लो दो लोगों की जॉब छूट गई, दोनों के लिए सेम इवेंट हुआ है, जॉब छूटी है भाई, दोनों के ऊपर बड़ा लोन है भाई, घर पे जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। दोनों देखेंगे कैसे इस इवेंट को? उनमें से एक ऐसा होगा जो बोलेगा भाई क्या हो गया भाई मेरी लाइफ में यार, मैं तो सोचा भी नहीं था, वो कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि उसका सिस्टम फ्रेजाइल है। लेकिन दूसरा बंदा जिसका एंटी फ्रेजाइल अप्रोच है, वो देखेगा कि ये जो जॉब छूटी है इसके अंदर बेनिफिट कहाँ है, ये इसका फ़ायदा कैसे उठाऊँ मैं। उसका अप्रोच ऐसा होगा। बेसिकली तलेब ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें कैंडल नहीं बनना, तुम्हें आग बनना है, कि जब हवा आए ना तो तुम भड़क जाओ, बल्कि बुझो नहीं। अगर कैंडल की तरह बन गए, वीक बन गए, तो कभी भी छोटा सा ब्लो आएगा और आप बुझ जाओगे, आपकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। तलेब आगे बताते हैं कि एक बार ना चारों ओर आंखें उठा के देखो कि क्या दिखता है तुम्हें इस दुनिया के अंदर। रैंडमनेस, कोई भी चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही है, हर जगह रैंडमनेस है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है हर जगह। अब लोगों की ना गंदी आदत है, लोग चाहते हैं कि यार मेरे हिसाब से चीज़ें हों, प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। उसमें प्रॉब्लम यह है कि आपके हिसाब से कुछ होना ही नहीं है कभी। मार्केट आपके हिसाब से कभी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, इकोनॉमी आपके हिसाब से कभी नहीं जाएगी, आप करते रहिए प्रेडिक्शन वगैरह। करियर आपके हिसाब से कभी नहीं जाने वाला। एक छोटा सा चेंज आया और बदलाव आ गया बहुत बड़ा। कमाल है भाई रैंडमनेस का। तो करा क्या जाए? इस रैंडमनेस से सबसे पहले प्यार कर लो, ये मान लो कि ये रैंडमनेस तो रहने वाली है। तलेब बताते हैं कि इस रैंडमनेस से निपटने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि भैया ये कंफर्ट जोन छोड़ो और ऑप्शनलिटी के पीछे भागो। अपनी लाइफ में ना बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करो। जैसे एक बंदा एक ही स्किल सीख के बैठा है, कल को मार्केट में एक चेंज आया, उसकी जॉब गई, क्या पता उसको ये रिप्लेस कर दे, क्या पता उसका काम अब बेकार हो जाए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे दूसरा बंदा जिसने मल्टीपल स्किल सीख रखी है, उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर एक स्किल की जॉब गई तो दूसरी स्किल पकड़ लेगा, तीसरी स्किल पकड़ लेगा, उसको उसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। तलेब कह रहे हैं कि यहाँ सक्सेस का फॉर्मूला ना ये नहीं है कि प्रेडिक्शन करना है कि ये करता रहूँगा और ये हो जाएगा, ठीक है, और ये होना ही है, अगर मैं ये करता रहा तो A=B होगा। प्रेडिक्शन करने मत बैठो, फोरकास्ट करने मत बैठो, बल्कि ऑप्शंस क्रिएट करो अपने चारों ओर, ठीक है। इतने सारे ऑप्शंस क्रिएट कर दो कि कल को तुम्हें धक्का लगे तो तुम दूसरी तरफ पकड़ पाओ कुछ। नहीं तो हवा चलती रहती है भाई, रैंडमनेस की हवा, और इस रैंडमनेस की हवा में उड़ सकता है कोई भी अगर उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होंगे तो। और कंट्रोल छोड़ो, ये कंट्रोल करने की आदत कि मुझे ये कंट्रोल करना है, मुझे ये कंट्रोल करना है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम अडेप्ट कर पाओ उस मूवमेंट के अंदर, जब तुम्हें ब्लो लगे, जब तुम्हारे ऊपर कोई हमला हो रैंडमनेस का, तुम अडेप्ट कर पाओ और अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए इस रैंडमनेस पे राइड कर पाओ। तलेब आगे बताते हैं कि हमें ना फेलियर को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। हम फेलियर को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं, हमें बुरा लगता है कि नहीं इसको अवॉइड करना है कुछ भी करके। लेकिन तलेब कहते हैं फेलियर को अवॉइड मत करो,
आपने देखा होगा गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार आप कोई पीएसयू वगैरह आपने देखा होगा, कोई कंपनी अगर डूब रही है तो उसको बचाने आ जाती है। अब वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, टूट रही थी, बर्बाद हो रही थी, उसको बचाने आ गई। हालांकि मानता हूँ उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं भाई, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कंपनी बर्बाद होने वाली है ना तो होने दो उसको गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए उस मामले में। तलेब के हिसाब से तलेब यहाँ पे ये कहते हैं कि देखो इवोल्यूशन को देखो, नेचर को देखो एक बार, नेचर ने कभी भी रहम नहीं खाया किसी पे, जो चीज़ वीक थी वो एलिमिनेट हो गई। इवोल्यूशन का एग्जांपल वो देते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से सब चीज़ें एलिमिनेट होती चली गई जो वीक थी, और वो चीज़ें सर्वाइव कर पाई जो एडप्ट कर पाई और स्ट्रॉन्ग थी। नेचर ने ऐसे काम किया, तो हमें वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। तलेब कहते हैं कि जो ये स्मॉल फेलियर्स होते हैं ना, ये हेल्दी होते हैं, उन सिस्टम्स को एंटी फ्रेजाइल बना रहे होते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे फेलियर से ना वो सिस्टम जो होता है वो सीख रहा होता है, वो ग्रो कर रहा होता है। अमेजन की जो कंपनी है आप जानते हैं, वो डरती नहीं थी कभी भी, वो रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन में विश्वास रखते थे कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जल्दी जल्दी लॉन्च करेंगे और देखेंगे फेल होते हैं कि नहीं, चल गया तो चल गया, फेल हो गए तो हो गए। भाई वो प्रेडिक्ट करने नहीं बैठे थे कि भाई आओ एक बार प्लानिंग करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट फाइनल करें, ये वो करें, नहीं, जो मन में आ रहा है, जो लग रहा है ठीक, भाई बनाओ और बेचो, एक बार देखते हैं क्या करते हैं। इतने से प्रोडक्ट बंद हो गए उनके, और कुछ प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गए। एलेक्सा उसमें से एग्जांपल है उसका, एक किंडल एक उसका एग्जांपल है। ये सब चीज़ें जो आप सुनने में आता है आपको, ये इसी का एग्जांपल है कि फेलियर को अवॉइड नहीं करा उन्होंने, ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाया और चल गए। तलेब इस किताब के अंदर एक बहुत ही अलग तरह के कंसेप्ट लेके आते हैं जिसको वो कहते हैं नेव इंटरवेंशनिज्म। वो कहते हैं कि ना कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं भाई जो ना बहुत ही ज़्यादा आदत से मजबूर होते हैं, जिनके अंदर एक गंदी आदत होती है डू समथिंग वाली, कि डू समथिंग सिंड्रोम होता है उनको। जहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, वहाँ पे भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती इंटरवीन करने की कोशिश करेंगे। और ये मोस्टली बीमारी होती है एक्सपर्ट्स लोगों में, डॉक्टर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं अलग अलग फील्ड के अंदर, जिनको जैसे पेरेंट्स हो गए, जहाँ पे इंटरवीन नहीं करना वहाँ पे भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, छोटी सी बीमारी हुई भाई दवाइयाँ लिख दी, फलाना टेस्ट लिख दिए। इसका रिजल्ट क्या होता है तलेब बताते हैं, देखो क्या होता है। अगर एक डॉक्टर जो है जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा मेडिसिन लिख दे, जितनी ट्रीटमेंट होनी चाहिए उससे ज़्यादा ट्रीट कर दे, तो क्या होता है, सिस्टम फ्रेजाइल होता है। कैसे? आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, डेफिनेटली होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, फार्मा कंपनी जो है वो अमीर होने लग जाती हैं। ये सब सिस्टम को वीक कर रहा है, क्योंकि कोई बंदा जो है वो आउट ऑफ ईगो या आउट ऑफ प्रेशर बस इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है फालतू में। पेरेंट्स का एग्जांपल उठा के देखिए आप, मैंने अभी शुरुआत में भी बोला था कि पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, इंटरवीन करते हैं ज़बरदस्ती। बच्चा खेल रहा है, नहीं बेटा आप यहाँ आ जाओ, ना बेटा आप वहाँ आ जाओ। ओवर केयरिंग, पेरेंटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, फालतू में इंटरवीन कर रहे हैं। इससे होता है क्या, बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम तो कमज़ोर होता है, ये जो बाहर नहीं खेलेगा वो आगे जाके ऐसे हो सकता है कि सोशली ऑकवर्ड भी हो, वो बॉन्ड ना बना पाए, उसको बात करना ना है ढंग से, कॉन्फिडेंस लो हो। तलेब कहते हैं कि सिस्टम को फ्रेजाइल नहीं बनाना चाहते ना, तो ये आदत सबको छोड़नी पड़ेगी इंटरवीन करने की, और दूर रहना पड़ेगा। कभी कभी चीज़ों को आपको ऐसे ही रहने देना चाहिए, इंटरवीन नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, उसको कहते हैं वाया नेगेटिवा, जिसमें वो कहते हैं कि हमारी एक आदत है, बहुत गंदी आदत, एक और गंदी आदत है कि हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है ना, हम तुरंत सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं और सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। ये आदत है हमारी। जैसे कि अगर हमारी तबीयत ख़राब हुई तो तुरंत भाई जाके दवाई ले आएंगे, थोड़ा सा अजीब लगा भाई, अनहेल्दी फील कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले आएंगे, ठीक है, सर में दर्द हो रहा भाई कॉफ़ी लिया। तो हम क्या करते हैं ना, ऐड करने की आदत है हमारी, हमें लगता है कुछ ऐड कर देंगे ना तो सॉल्यूशन निकल आएगा। पर यहाँ पे बढ़िया तलेब बताते हैं कि भाई कभी कभी कुछ हटा के देखो, कुछ रिमूव करके देखो, क्या पता सिस्टम और अच्छा हो जाए। क्योंकि जब तुम बहुत मल्टीपल लेयर्स लगा दो ना तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर ना प्रॉब्लम आती है बहुत, और फ्रेजाइल हो जाता है वो सिस्टम। तो एंटी फ्रेजाइल अप्रोच अपनाओ यहाँ पे कि चीज़ों को हटाना सीखो। अब जैसे मैं एग्जांपल दिया था मैंने अनहेल्दी का, कि भाई अनहेल्दी बंदा है वो सप्लीमेंट लेने लग जाता है, ऐड कर जाता है। तलेब कहेंगे भाई एक काम कर रहा, तू ये सप्लीमेंट हटा, तू इसके अंदर एक बार ये हटा के देख, जंक फूड वगैरह, ये मोबाइल हटा के देख एक बार, ये जो मोबाइल यूज़ करता है तू सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर, डिस्ट्रैक्शन हटाने की कोशिश कर, और फिर देख क्या आता है रिजल्ट। तो कभी कभी ना जब लाइफ में प्रॉब्लम आए तो ये मत बोलो कि मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि ये पूछो मैं क्या हटा सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू तलेब, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या फिर तुम बहुत ज़्यादा वैसे फील कर रहे हो, देखो एक बार क्या क्या हटा सकते हो। क्या पता तुम कुछ लोगों को हटा सकते हो जो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें, टॉक्सिक है जो, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स जो तुमने दे रखी है जो कि तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, उनको हटा सकते हो, डिस्ट्रक्शन हटा सकते हो। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, ऐड करने की जगह। फिर तलेब लेके आते हैं एक और कमाल की स्ट्रेटेजी, जिसको कहते हैं वो बारबेल स्ट्रेटेजी। वो कहते हैं देखो मैं तुम्हें जीना सिखाता हूँ, लाइफ में कैसे जीते हैं और कैसे खेलते हैं। असली खेल की स्ट्रेटेजी ये है, जिसको कहते हैं बारबेल स्ट्रेटेजी। आप जानते होंगे, अपने जिम विम गए होंगे तो आपने देखा होगा, डंबल होते हैं जो दोनों तरफ वेट होता है, बीच में रॉड होती है। तो उसका एग्जांपल लेके वो बताते हैं देखो लाइफ को भी ऐसे डिज़ाइन करो, कुछ एक्सट्रीम में खेलो। एक एंड तो ऐसा रखो जो बहुत ही भयंकर लेवल पे सेफ हो, एक्सट्रीम सेफ्टी की तरफ जाओ,
लेकिन दूसरे ही एंड पे ना एकदम ऐसा खेलो, इतना रिस्की खेलो ना भाई कि मज़ा आ जाए। वो कहते हैं तुम्हारे पास खोने को क्या होगा, एक्सट्रीम सेफ्टी एंड तुमने पकड़ रखा है, ठीक है, और उसको पकड़ते हुए अगर तुम रिस्क ले रहे हो और रिस्क में तुम फेल भी हो गए तो भी क्या जाएगा, तुम्हारा घर तो बर्बाद होगा नहीं। पर अगर तुम्हारा रिस्की काम जो तुम करने वाले हो, जो भी बिजनेस करने वाले हो या जो कुछ भी तुम ट्राई करने वाले हो, वो चल गया तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है, अपसाइड की, कितना भी ग्रो कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल वो देते हैं कि भाई एक बंदा जो है वो एफडी लेके बैठा हुआ है। एफडी आप जानते हैं बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो एफडी बहुत ही सेफ है, एक एंड तो उसने पकड़ लिया है। दूसरी तरफ वो भाई ट्रेडिंग वगैरह कर सकता है, स्टॉक्स में उतर सकता है, ठीक है, इसमें उतर कर वो हाई रिस्क लेगा, इधर एफडी भी कर रखी है उसने एक तरीके से स्मार्टली, तो भाई दोनों एंड से खेलेगा। ट्रेडिंग में अच्छा उधर गया तो पैसा अच्छा बनेगा। ऐसा आप कर सकते हैं कि एक बंदा जो है मान लो जॉब लेके बैठा हुआ है, एक सेफ जॉब करके बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ वो बहुत ही रिस्की काम करने वाला है, एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करने वाला है जिसमें बहुत रिस्क है, लेकिन भाई उसका जॉब फाइनल रखा है, हाँ भाई यहाँ से पैसा आ रहा है, कल को अगर यहाँ से कुछ गलत भी हुआ तो भी मेरे कुछ बिगड़ेगा नहीं मेरा। तो इस एंड में खेलने के लिए बोलते हैं कि एक्सट्रीम में खेलो। ये एवरेज वाला जो जोन है ना, बीच वाला जोन है, इसको अवॉइड करो, इसमें कुछ रखा नहीं है, इसमें लिमिटेड है ग्रोथ। ये इस वाले स्ट्रेटेजी को अपनाओ अपनी लाइफ के अंदर, बारवेल स्ट्रेटेजी को। फिर तलेब बताते हैं कि जो ये इनोवेशंस है ना, ये हुई कैसे हैं, जरा एक बार कभी देखो, ध्यान से देखो। ये हमेशा हुई हैं एक्सीडेंट से। जितनी भी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं उसमें से मोस्टली चीज़ें ऐसी होंगी भाई इसको तो पता भी नहीं था ये चीज़ हो रही है और ये डिस्कवर हो गई, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हो गई, ठीक है, कभी प्लानिंग नहीं की थी। पेनिसिलिन आप जानते हैं, ठीक है, दवाई जो कि एक्सीडेंटल थी भाई डिस्कवरी उसकी। इंटरनेट का जो हमने स्केल देखते हैं आज, ग्लोबल स्केल, वो हमने कभी प्लान नहीं किया था कभी किसी ने बैठ के कि भाई हम इंटरनेट को ऐसे फैलाएंगे। चीज़ें हो गई बस, और आज इंटरनेट से पूरी दुनिया कनेक्टेड है। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डिसऑर्डर जो है ना, ये रैंडमनेस है, इससे डरो मत, क्योंकि यही इनोवेशन लेके आती हैं। ये जो एक्सीडेंट है ये इस डिसऑर्डर की ही देन है। और वो कंपनी ना जो बहुत प्लानिंग करके चलती है, ठीक है, बहुत रूल्स फॉलो करती है, बहुत ऑप्टिमाइज है, उसकी लाइफ में कभी डिसऑर्डर नहीं होगा। वो अगर आप डिसऑर्डर को एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो, और डिसऑर्डर अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो अपने इनोवेशन को भी हटा दिया। इनोवेशन वही कर पाएगा जो डिसऑर्डर को समझेगा और डिसऑर्डर को अपने फॉर्मूले में अपनाएगा। तलेब के हिसाब से रियल प्रोग्रेस का फॉर्मूला है डिसऑर्डर को जोड़ो प्लस ट्रायल एंड एरर। कि डिसऑर्डर तो होता रहेगा, ये रैंडमनेस तो रहेगी, आपका काम है काम करना, सही होगा ठीक है, गलत हुआ तो आगे बढ़ो। कि आपको इस रैंडमनेस को ना ऐसा फ्यूल यूज़ करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इससे डरना नहीं है, क्योंकि यहीं छुपा है इनोवेशन का राज, यहीं छुपा है बड़े बड़ी डिस्कवरी का राज। तलेब कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स अलाउ करो, ज़्यादा प्लान मत करो, ठीक है, गो विद द फ्लो वाला सीन रखो और होने दो चीज़ों को, बस अपना काम करते जाओ। तलेब कहते हैं अपनी लाइफ को ऐसे डिज़ाइन कर लेना है आपको कि कल को अनसर्टेनिटी हिट करती है ना आपको, ये रैंडमनेस हिट करती है, तो आपकी चीज़ें खराब ना हो बल्कि उससे बेटर हो जाएं जैसी पहले थी। आप इंप्रूव ही करो, आप ग्रो ही करो उस अनसर्टेनिटी के कारण। तलेब का मतलब यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप रेकलेस बन जाओ और बस कुछ भी करो अपने मन की, ठीक है, ये भी नहीं करना है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स को अलाउ करो अपनी लाइफ के अंदर, जो भी कुछ कर रहे हो तुम। जो बंदे ज़्यादातर कन्फ्यूज़ होते हैं ना कि भाई मैं करियर में क्या करूँ, एक्सपेरिमेंट करो भाई, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं होने वाला। हम क्या सोचते हैं, हमारा दिमाग क्या है ना, लीनियरली सोचता है, उसको लगता है सब कुछ लीनियर होता है इस दुनिया के अंदर। 10th करूँगा, 12th करूँगा, कॉलेज करूँगा, शादी करूँगा, बच्चे करूँगा, ऐसे सोच लेता है, प्लान कर लेता है पूरी लाइफ। पर ऐसे होता है क्या? लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। तो ज़्यादा प्लान करने की कोशिश मत करो, इस रैंडमनेस पे राइड करो और इसका फ़ायदा उठाओ। अपने आप को आग बनाओ, कैंडल नहीं, ठीक है, कि हवा जब आए तो तुम बुझो ना बल्कि भड़क जाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम चाहते हो मैं किसी और किताब पे वीडियो बनाऊँ तो उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।